अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू फ्लुएंट ब्रिज रज़ा एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ये सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से है। इसमें तमाम MCQs FIA प्लानिंग ऑफिसर में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है वो और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के बारे में पैदाइश से लेकर वफ़ात तक डिस्कस किया जाएगा। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते जाइएगा और इनके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। ये बेसिकली 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए थे। ये दिल्ली में पैदा हुए थे और दिल्ली उस वक्त जो मुग़ल एम्पायर था उसका दारुल हुकूमत था। अगर बात की जाए इनकी मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं नाना, तो उनका नाम है ख्वाजा फ़रहादुद्दीन। वो एक इंतहाई बाअसर शख्सियत थे और मुग़ल जो बादशाह था अकबर शाह सानी, उसके दौर में सल्तनत के वज़ीर आज़म भी रहे और वो एक माहिर रियाजी भी थे, ठीक है। इस तौर पर भी जाने जाते थे। अगर उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात की जाए तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं दादा, उनका नाम है सैयद हादी, ठीक है। वो एक जो आलमगीर सानी का आयत था उसमें आला इंतज़ामी और फ़ौजी मनसब पर फायज़ थे, ठीक है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री मनसब है उस पर फायज़ थे। ये किसके दौर में? आलमगीर सानी के दौर में, ठीक है। इनके वालिद साहब का नाम मीर तकी है, जो अकबर शाह सानी है, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा करीब थे, यानी कि शाही दरबार से बहुत ज़्यादा वो करीबी ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुग़ल कोर्ट टाइटल, मतलब कि मुगलिया दरबार का खिताब। तो हुआ कुछ यूँ कि इनके वालिद साहब की वफ़ात 1838 में, उसके आखिर में मुग़ल बादशाह था जो बहादुर शाह ज़फ़र, उसने इन्हें मोरसी खिताब दिया। वो कौन सा खिताब था? वो आरफ़ जंग था, यानी कि मास्टर ऑफ जंग, ठीक है। आरफ़ जंग, मास्टर ऑफ जंग, ये ज़ाती तौर पर खिताब दिया गया इन्हें। आगे आता है इनकी डेट ऑफ डेथ, तो वो 27 मार्च 1898 है, ठीक है। और ये 80 साल तक ज़िंदा रहे। इनको कहाँ दफन किया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में सर सैयद अहमद ख़ान को दफन किया गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इनका जो मुलाजमत का दौर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी जो वाबस्तगी थी उसमें जो इनकी पोस्टिंग वगैरह हुई है वो आती है, ठीक है। तो देखें, सर सैयद अहमद ख़ान ने बदलते हुए सियासी हालात को भांप लिया था और वो ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर 1838 में अपने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें मुलाजमत इख्तियार की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इसे इन पॉइंट से MCQs बन सकते हैं, ये जो आप आने वाले हैं। ऊपर भी जो मैंने चंद MCQs का हाईलाइट किए हैं उसमें से MCQs बन सकते हैं और ये उनकी हालात ज़िंदगी के मेजर पॉइंट है। 1838 में दिल्ली की अदालत में आप बतौर सरशस्ता दार, यानी कि जो एक रिकॉर्डर होता है या कीपर, क्लर्क वगैरह आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, उसके तौर पर इन्होंने काम शुरू किया, मुलाजमत इख्तियार की। अगर बात करें 1838 की, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने आगरा में बतौर नायब मुंशी तरक्की पाई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है 1841 में। तो 1841 में जो अदालती इम्तिहान था इन्होंने वो पास किया और ये फ़तेहपुर सेक्रेटरी में बतौर एक मुनसफ़, यानी कि सब जज, उनकी पोस्टिंग हुई, ठीक है। आगे हमारे पास पॉइंट आता है 1846, ठीक है। 1846 में दोबारा इनका दिल्ली तबादला हुआ जहाँ वो तकरीबन 9 साल रहे थे और तारीख़ी और अदबी तहकीक पर काम किया था इन्होंने वहाँ। आगे हमारे पास पॉइंट आता है 1855। तो आप बतौर सदर अमीन, यानी जो चीफ़ आर्बिट्रेटर होता है या सब जज वगैरह होता है, ठीक है, उसकी इन्होंने तरक्की पाकर बजनूर में मुंतकिल हुए थे ये। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1857। तो बेसिकली जंग आज़ादी में जो 1857 की जंग आज़ादी थी, बजनूर में इनकी पोस्टिंग थी। उसके दौरान इन्होंने जो बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी का थी उसका साथ दिया और कई जो यूरोपीय अफसरान थे और इनके ख़ानदान जैसे बजनूर के जो क्लर्क मिनिस्टर अलेक्जेंडर शेक्सपियर थे उनकी जानें बचाई इन्होंने, ठीक है। ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1858 में। तो वफ़ादारी के सिले में इन्हें मुरादाबाद में सदर यानी आला अदालती ओहदा, ठीक है,
प्रिंसिपल सदर अमीन या हाई जुडिकल ऑफिसर के तौर पर इन्हें वहाँ मुकर्रर किया गया था। नेक्स्ट इनकी ट्रांसफ़र हुई थी 1862 में गाज़ीपुर में, ठीक है, 1862 में इनकी ट्रांसफ़र गाज़ीपुर में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है 1867। तो 1867 में अलीगढ़ तहरीक के लिए ख़ुद को इन्होंने मुकम्मल तौर पर वक़फ़ कर दिया था। और 1867 में इनकी जो बनारस था उसमें एज ए स्मॉल केसेस कोर्ट के जो जज मुकर्रर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1876 में, 1876। तो इसमें इन्होंने अलीगढ़ की तहरीक के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वक़फ़ कर दिया था और तमाम जो सरकारी मुलाज़मतें थी उनसे इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, ठीक है। आगे इनकी बात करें अगर मेजर लिटरेरी वर्क और पैम्पलेट्स की, यानी कि इनके जो अहम अदबी तसनीफ़ें और रसाले वगैरह हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि असारुल असनादीद, ठीक है, असनादीद, ये 1846 में शाया हुआ था। और दिल्ली की तारीख़ जो अमारात आसार कदीमा और नामवर शख्सियात थी उन पर लिखा गया एक शाहकार ये किताब था, जिसने यूरोप का जो ओरिएंटलिस्ट था, ठीक है, जिसको बोलते हैं उर्दू में मुस्तशरिकीन, उनको भी इसने मुतासर किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इनकी जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है तारीख़ सरकशी बजनूर, ठीक है, ये 1858 में शाया हुई थी। बेसिकली बजनूर में 1857 के जो वाक़यात की एक तफसील इन्होंने अपने आँखों देखी थी, वो आँखों देखा हाल इन्होंने वहाँ देखा था इस रिसाले में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है इनकी नेक्स्ट हमारे पास किताब आती है असबाब बगावत हिंद, ठीक है। तो ये 1858 में शाया हुआ था। इनकी सबसे मशहूर सियासी रिसाला ये है और ये मुरादाबाद में शाया हुआ था, ठीक है। इस रिसाले में इन्होंने जो जुर्रतमंदाना अंदाज़ में ये दलील दी कि बगावत की जो वजह वो बरतानी हुकूमत की जो हिंदुस्तानी अवाम के नफ्सियातें, रवायातें और उनकी आराएँ उनसे नावाकिफ़ होना है और कानून साज जो कौंसल हैं उनमें मुकामी लोगों की नुमाइंदगी न देना, ये इन्होंने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इस चीज़ की वजाहत की थी। हमारे पास चौथा आगे जो पॉइंट है वो आता है रिसाला हैर हाँ मुसलमानान हिंद, ठीक है, ये 1860 में शाया हुआ था। ये अंग्रेज़ी और उर्दू में शाया होने वाला एक रिसाला है। इसका बेसिकली मकसद ये था कि बरतानी हुकूमत को ये बताना था कि बहुत से मुसलमानों ने 1857 में अपनी जानें खतरे में डालकर अंग्रेज़ों की मदद की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास पाँचवा पॉइंट, वो तिबियानुल कलाम आता है। ये 1862 का 1865 के दरमियान ये बैनुल मज़हब जो मकालमे की एक अहम तरीन कोशिश थी इनकी, और ये बाइबल यानी कि तौरात और अंजील पर किसी मुसलमान की लिखी हुई पहली तफसीर थी जिसमें इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान जो मजहबी मुमासलत थी उसको उजागर किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो छठा पॉइंट है वो ये आ रहा है कि अल खुतबातुल अहमदिया, ठीक है, ये 1870 में शाया हुआ था। और इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान जो सर विलियम म्यूर थे, बेसिकली उनकी इस्लाम के मुखालिफ एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ठीक है। तो उसके जवाब में ये इन्होंने एक जामे और तहकीकी तसनीफ़ लिखी थी, ठीक है। ये दोबारा पॉइंट आप इसको नोट कर लें। बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि ये जो सर विलियम म्यूर थे इन्होंने एक किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ठीक है। तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब थी। इसके जवाब के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अल खुतबात अहमदिया लिखा था 1870 में। आगे हमारे पास सातवां पॉइंट आता है जो विलियम हंटर की किताब है और इंडियंस मुसलमान्स, ठीक है। तो ये 1871 में लिखी गई है। इस किताब पर तबसरा हुआ है। ये जो किताब है, ये जो सर विलियम हंटर थे ना, इन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया था कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मज़हब की रूह से मलका बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत करने पर मजबूर हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अखबार है जो दी पायोनीर, ठीक है, इस अखबार में अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट गज़ट है, इन दोनों में द पायोनीर अखबार और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में इसका जवाब दिया कि इस्लामी कानून की रोशनी में इन्होंने ये बात साबित की थी कि जब तक मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है वो एक गैर मुस्लिम हुकूमत के ज़ेर साया भी पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। हमारे पास जो आठवां पॉइंट है वो ये आता है कि इनकी जो तफसीरुल कुरान है,
ये 1880 से लेकर 1940 तक। तो ये कुरान की एक 7 जिल्दों पर मुश्तमिल इन्होंने तफसीर लिखी थी, जिसमें अक़लियत पसंदाना ये एक अक़लियत पसंदाना तफसीर समझी जाती थी। और इन्होंने ये दलील दी कि खुदा का कलाम यानी कुरान कभी खुदा के काम यानी कि साइंस और जो कवानीन फ़ितरत हैं उनके मुतसादम नहीं हो सकता। और इस नज़रिए की वजह से जो क़दामत पसंद उलमा थे उन्होंने इनकी पैरवी को निचरी का नाम दिया था, ठीक है, जिनको नेचुरलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इनका जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके, यानी कि तालीमी इदारे और इनके जो जराइद वगैरह हैं, तो बेसिकली जो सर सैयद अहमद ख़ान है ये बुनियादी फ़लसफ़ा यही था इनका कि जदीद मगरबी और साइंसी तालीम हासिल किए बगैर मुसलमानों की समाजी और इक़्तिसादी बहाली नामुमकिन है। हमारे पास पहला पॉइंट ये आ जाता है कि इन्होंने 1859 में मुरादाबाद में एक फ़ारसी और जदीद स्कूल कायम किया, ठीक है, ये पॉइंट नोट करते जाएं आप, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि 1863 तो गाज़ीपुर में एक जदीद स्कूल कायम किया गया था जो बाद में विक्टोरिया स्कूल कहलाया, ठीक है, ये इन्होंने कायम किया था। आगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1864 तो ये जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की बुनियाद रखी गई थी। पहले गाज़ीपुर में कायम हुई, बाद में अलीगढ़ मुंतकिल की गई और इसका मकसद यही था कि मगरबी उलूम और तारीख़ और फ़लसफ़े की जो बड़ी कुतुब हैं उनका तर्जुमा उर्दू में किया जाए ताकि मुसलमान जदीद इल्म हासिल कर सकें और जो मगरबी उलूम है उसको आम किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1866, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास ये है कि अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट गज़ट था, बेसिकली साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेर तमाम एक हफ्तावार दो लसानी, यानी कि दो लसानी से मुराद है उर्दू और अंग्रेज़ी का जो इनका मीडिया आप कह लें आउटलेट्स था, वो इन्होंने शुरू किया था कि आवाम को साइंसी तरक्की और जो हुकूमती पॉलिसी वगैरह हैं उनसे आगाह किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1869 था 1870 तो इन्होंने जो सफ़र इंग्लिस्तान किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके साथ किया, अपने बेटे सैयद महमूद के साथ इन्होंने इंग्लिस्तान का दौरा किया और वहाँ ऑक्सफ़ोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम का गहरा मुताला किया जो बाद में इनके अपने कॉलेज का मॉडल बना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1870 तो ये तहज़ीबुल अखलाक इंग्लिस्तान से जो वापसी पर इन्होंने ये मशहूर एक जरीदा लिखा था, दी मोहम्मदन्स सोशल रिफार्मर, ये जारी किया। इसका मकसद यही था कि मुस्लिम माशरे से तुहम परस्ती का खात्मा करना या जो अक़लियत पसंदी है इसको फ़रोग़ देना और सकाफ़ती इस्तिलाह करना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1875, ठीक है, तो बेसिकली MAO हाई स्कूल, ये इस स्कूल को कॉलेज का दर्जा मिला। ये 8 जनवरी 1877 को इस वक्त के जो वासराए हिंद थे जिनका नाम लॉर्ड लटन था, ठीक है, लॉर्ड लटन, तो उन्होंने अलीगढ़ में MAO कॉलेज की जो संग बुनियाद है वो रखी। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि यही जो कॉलेज था, ठीक है, यही जो कॉलेज था ये बाद में जाके जो AMU एक्ट था उसके तहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया 1920 में, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मेरे ख्याल में मिस हो गया, मुझे से याद नहीं रही। 24 मई को 1875 24 मई को MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जो ये है 1886, ये ऑल इंडिया जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इसमें, तो पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के अंदर जदीद आला तालीम थी उसको फ़रोग़ देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई थी। और इसका जो सालाना इजलास था वो मुख्तलिफ़ शहरों में होता था और इसी प्लेटफार्म ने आगे चलकर जो 1906 यानी कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। आगे हम इनके बात करते हैं, अगर हम इनके सियासी इत्तेका और दो कौमी नज़रिए की बात करें तो बेसिकली जो सर सैयद अहमद ख़ान थे इनका सियासी नज़रिया वक्त के साथ तब्दील हुआ और वो मुत्तहिदा कौमियत के हामी से मुस्लिम कौमियत के बानी बने। इनका जो अर्ली आइडियालॉजी था
वो इब्तदाई नज़रिया यही था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आगाज़ में दो हिंदू यानी कि वो हिंदू और मुसलमानों दोनों को एक खूबसूरत दुल्हन हिंदुस्तान की दो आंखें करार देते थे, ठीक है। और इनका ये मानना था कि दोनों साथ मिलकर जब तक नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, यानी कि बहुत ज़रूरी है दोनों का साथ मिलकर चलना। आगे जी एक टर्निंग इफेक्ट आता है बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सियासी मोड़ आता है हिंदी उर्दू तनाज़ा, ठीक है। तो ये बेसिकली 1860, ठीक है, 1867 में जो बनारस के हिंदू रहनुमा थे उन्होंने ये तहरीक शुरू की कि अदालतों से उर्दू फ़ारसी इसको हटाकर जो ये दियोनागिरी रस्म थी ना, इस ज़बान को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, इसको सरकारी ज़बान बनाया जाए। उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी हिंदू जो रहनुमा थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान इससे शदीद बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उन्होंने इसे मुस्लिम सकाफ़त पर हमला समझा था। उन्होंने बनारस के कमिश्नर जो मिस्टर शेक्सपियर थे उनसे एक तारीखी जुमला बोला था। ये जुमला आप अगर ऐसे लिख रहे हैं ना CSS PMS का या दीगर, उसमें भी आप लिख सकते हैं। जुमला क्या था? नो, I am convinced that both these nations will not join wholeheartedly in anything। इसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि ये दोनों कौमें कभी किसी काम में दिल से शरीक नहीं हो सकती, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दो कौमी नज़रिया, ठीक है। ये इसके बानी कौन थे और क्या वगैरह था। तो 1867 के बाद इनके इसी मौक़िफ़ की वजह से इन्हें बरसगीर में दो कौमी नज़रिए का मामार तस्लीम किया जाता था सर सैयद अहमद ख़ान को, क्योंकि इन्होंने ये वाज़े तौर पर कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है INC, यानी कि जो अपोजिशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालफत, ये पॉइंट मेजर पॉइंट है, जब 1885 में जो थे ना A.O. ह्यूम, तो इन्होंने कांग्रेस बनाई थी। सर सैयद अहमद ख़ान को इस दौर इससे बहुत ही आप कह लें कि सख्त हदायत की गई उन्होंने कि मुसलमान इससे दूर रहें। ये जो जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी ना 1885 में, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सख्त हदायत की थी। ये बुनियाद कब रखी गई थी इसकी? 1885 में। किसने रखी थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो हिंदुस्तान में मगरबी जमहूरियत थी उसकी मुखालफत। तो उन्होंने ये दलील दी कि हिंदुस्तान में जो बरतानवी तर्ज था उसका अक्सरियती जमहूरी निज़ाम नाकाम हो जाएगा, चूँकि मुसलमान जो अगर बात की जाए नंबर्स के तौर पर, रेशो की अगर बात की जाए तो ये 1.4 का तनासब था, ये रेशो थी। तो इसलिए जो मुतलक जमहूरियत का मतलब मुस्तकिल तौर पर हिंदू अक्सरियत की हुकूमत होगी, इससे तालीम और मशीयत में पीछे रह जाने वाले मुसलमान हमेशा के लिए दब जाएंगे। ये सर सैयद अहमद ख़ान का जो मौक़िफ़ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दीगर इनकी सियासी प्लेटफार्म्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है 1883 जो इन्होंने मोहम्मदन सिविल सर्विस फ़ंड एसोसिएशन कायम की थी ताकि जो ICS इम्तहानात की तैयारी करने वाले मुसलमान तलबा की माली मदद की जाए। ये ICS क्या है? इंडियन सिविल सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि 1886 ये बनारस के जो राजा शिव प्रसाद थे उनके साथ मिलकर इन्होंने जो यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन थी वो बनाई थी ताकि कांग्रेस के जो प्रोपोगंडा था उसका मुकाबला किया जा सके और हुकूमत से वफादारी का इजहार किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1890 की। तो इन्होंने जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन थी तो वो कायम की ताकि जो मुस्लिम सियासी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और जो गाय की कुर्बानी के ख़िलाफ़ उर्दू मुखालफ जो तहरीकें हैं उनका मुकाबला किया जा सके। यहाँ दो पॉइंट हैं, गाय की कुर्बानी और उर्दू जो तहरीकें चलाई गई उर्दू के ख़िलाफ़ का मुकाबला किया जा सके। तो आखिरी पोर्शन हमारे पास आता है इनके जो ऑफिशियल टाइटल्स हैं। ऑफिशियल टाइटल्स का मतलब होता है सरकारी खुतबात जो बरतानवी एज़ाज़ात हैं इनके और कानून साज जो ओहदे हैं इनके, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास आता है 1869। तो लंदन के दौरे के दौरान इन्हें जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार्स ऑफ इंडिया, ठीक है, CSI, इसका एजाज़ मिला इन्हें। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया CSI, ये एजाज़ इनको कब मिला? 1869 में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि
1878 था 1888 में जो लॉर्ड लटन थे उन्होंने इम्पेरियल जो लेजिस्लेटिव कौंसल थी उसके वासराय की कानून साज कौंसल का मेंबर नामज़द किया, और जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने इनकी इस रुकनीत को बरकरार रखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1882। तो बरतानी हुकूमत ने इन्हें हिंदुस्तान में तालीमी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक जो हंटर तालीमी कमीशन था उसका मेंबर मुकर्रर किया। ठीक है, हंटर तालीमी कमीशन का मेंबर मुकर्रर किया 1882 में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि 1887 में तो जो लॉर्ड डिफरेंट थे उन्होंने क्या किया कि इन्हें जो सिविल सर्विस कमीशन था उसका रुकन नामज़द किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 1888 में जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने न्यूयॉर्क जो न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट थे यानी कि नए साल में जिन लोगों को एजाज़ देने थे उनमें उन्होंने सर सैयद अहमद खान को KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार्स ऑफ इंडिया का एजाज़ दिया था, और इसके बाद फॉर्मली यानी कि आमतौर पर उनके नाम के साथ सर लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लास्ट वन 1889 में जो LLD की डिग्री इनको मिली थी, ये स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनब्रग। ठीक है, एडनब्रा ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिली थी। ठीक है, LLD की। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें मौजूद है, आपको